नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। देखिए, कल की तेजी के बाद आज मार्केट में कंसोलिडेशन का मूड है। निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों ही अपने ऊपरी स्तरों से फिसल कर कारोबार कर रहा है। अभी देखिए, निफ्टी मात्र 30 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 22,366 के लेवल पर, वहीं बैंक निफ्टी में लगभग बहुत माइनर सा मूव दिखेगा आपको। 15 अंकों की बढ़ोतरी 48,508 के लेवल पर कारोबार कर रहा है बैंक निफ्टी। लेकिन आप देखिए, स्मॉल कैप और मिड कैप में अच्छी परफॉर्मेंस आज भी देखने को मिल रही है। कल के सत्र में भी यहाँ पे तेजी थी, आज भी ये तेज होकर ही कारोबार कर रहा है। मिड कैप देखिए लगभग आधे फीसदी से ज़्यादा की तेजी, और स्मॉल कैप में भी करीब 1% से ज़्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। 15,366 के लेवल पर स्मॉल कैप कारोबार करता हुआ। ब्रेथ आपको ठीक दिखेगा, क्योंकि जिस तरीके से स्मॉल कैप और मिड कैप में आज तेजी देखने को मिल रही है, तो बढ़ने वालों की संख्या आपको ज़्यादा दिखेगी और गिरने वाले स्टॉक्स आपको कम दिखेंगे। और ये देखिए, अभी आपकी स्क्रीन पर 2190 ऐसे स्टॉक्स जो अभी उछलकर कारोबार कर रहे हैं, 390 ऐसे स्टॉक्स जिसमें फिलहाल दबाव देखने को मिल रहा है। कंट्रीब्यूटर प्लेट रखते हैं आपकी स्क्रीन पर। आज बाजार को संभालने की कोशिश कौन से स्टॉक्स कर रहे हैं और कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो फिलहाल बाजार को कहीं ना कहीं ड्रैग कर रहे हैं। तो देखिए, एचडीएफसी बैंक जैसा हैवी वेट, आईटीसी, महिंद्रा एंड महिंद्रा और भारतीय एयरटेल टॉप कंट्रीब्यूटर्स हैं निफ्टी के जो जिसको ड्रैग कर रहे हैं। वही रिलायंस देखिए, आज बुलिश रिपोर्ट थी, उस पर एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस और एशियन पेंट्स जैसे स्टॉक्स निफ्टी को कहीं ना कहीं संभाल रहे हैं। बैंक निफ्टी में भी आपको वही सारे काउंटर्स दिखेंगे जो ड्रैग करते हुए नजर आएंगे, जैसे कि एचडीएफसी बैंक। इसके अलावा आप देखिए आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, कोटक महिंद्रा बैंक, वहीं एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और इंडसइंड बैंक निफ्टी को फिलहाल सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या इन ग्रीन ही कारोबार करता है आज बाजार, या फिर ये जो गिरावट देखने को मिली ऊपरी स्तरों से वो और गहराएगी और किस ओर रहेगी क्लोजिंग बेल्स, उस पर भी नजर रहेगी। चलिए अब खिलाड़ी नंबर 1 की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे खिलाड़ी। आज अरुण मंत्री जी हैं हमारे साथ, जतिन गेडिया जी और ओशो जी। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का ही। सुप्रभात आप तीनों को। और जिस तरीके से मार्केट में हमें आज थोड़ा डमाडोल स्थिति देखने को मिल रही है, उस पर बातचीत करेंगे, लेकिन एक बार रिटर्न कार्ड रखते हैं आपकी स्क्रीन पर। क्या स्थिति वहाँ पे देखने को मिल रही है, कौन से खिलाड़ी अभी आगे चल रहे हैं? एक और दिन बचा है इस हफ्ते का, देखने वाली बात होगी कि क्या एक्शन वहाँ पे देखने को मिलेगा और कौन से खिलाड़ी बनेंगे विजेता इस पूरे हफ्ते के। लेकिन एक बार रिटर्न कार्ड पे नज़र डालते हैं। डायरेक्टर जी, रिटर्न कार्ड एक बार रखिए स्क्रीन पर और देखते हैं कि क्या स्थिति वहाँ पे देखने को मिल रही है। तो अभी लीड ले रहे हैं अरुण कुमार मंत्री जी, 14% से ज़्यादा इनका पोर्टफोलियो रिटर्न देता हुआ। वही दूसरे पायदान पर अब जतिन जी आ गए हैं, इनका पोर्टफोलियो 6% से ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। वहीं तीसरे पायदान पर ओशो जी हैं, इनका पोर्टफोलियो 3.5% की करीब पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ। अब रखते हैं अरुण जी का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर, क्या स्थिति वहाँ पर देखने को मिल रही है, कौन से स्टॉक्स उन्होंने की है प्रॉफिट बुकिंग, साथ ही कौन से स्टॉक को भी फिलहाल होल्ड करके चल रहे हैं। तो इन्होंने देखिए सीजी पावर और एचईजी से हेड से इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। बताइए अरुण जी, आज के सेशन में आप क्या पिक कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग शेरी एंड गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को। देखिए, आज जैसे ही कि लास्ट 2 से 3 दिन से हम देख रहे हैं मार्केट में उछाल है और डेली कोई ना कोई सेक्टर आके लीड कर रहा है। तो आज मुझे लग रहा है ऑयल एंड गैस सेक्टर का दिन होना चाहिए। तो उसी सेक्टर में से एक स्टॉक है, तो एमआरपीएल में बाई करने की सलाह है। 113,113.5 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। मुझे लग रहा है स्टॉक इजीली आपको 122 124 तक जाता हुआ नजर आएगा। तो करंट लेवल पे बाई करें। एक छोटा स्टॉप लॉस लगाए 110 का, ऊपर में 125 तक के टारगेट स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज में आज अच्छी तेजी, क्रूड जिस तरीके से गिरा है अपने निचले स्तर पे कारोबार कर रहा है। तो एमआरपीएल बाई साइड की ट्रेड अरुण जी की तरफ से आते हुई, और टारगेट देखिए 125 का लगाकर चलना है आपको, 110 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। अब रखते हैं पोर्टफोलियो जतिन जी का आपकी स्क्रीन पर, क्या स्थिति वहाँ पे देखने को मिल रही है, कौन से स्टॉक से उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की है, साथ ही कौन से स्टॉक से ले लिया है उन्होंने एग्जिट। और देखिए नैल्को, लॉरस लैब और सीईएस इनकी 3 बाई साइड की ट्रेड थी, तीनों से ही इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। बताइए जतिन जी, आज के साइड में क्या पिक होगी आपकी, सेल की या बाई की? नहीं, हम बाय साइड के साथ ही जाना चाहेंगे। जो हमारी पहली बाय साइड की पिक होगी वो कैपिटल गुड्स स्पेस में से थर्मैक्स में रहेगी। तो थर्मैक्स के डेली चार्ट्स पे हमने दिख रहा है कि एक बुलिश फ्लैग पैटर्न में से ब्रेकआउट आया है, फ्रेश ब्रेकआउट है। तो हमें लगता है कि आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने मिल सकता है। तो थर्मैक्स लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना होगा 3270 का, और ऊपर में हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 3655 की। ठीक है, तो
थर्मैक्स ये कैपिटल गुड्स से जतिन जी के पिक यहाँ पे बाइंग करने की राय है अभी फिलहाल, और डे हाई पे ही कारोबार कर रहा है। पिछले कुछ दिनों में हमें कैपिटल गुड्स से कुछ पर्टिकुलर काउंटर्स में तेजी देखने को मिल रही है। टारगेट देखिए 3635 का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 3270 का जरूर मेंटेन करना है। अब रखते हैं ओशो जी का पोर्टफोलियो आपके स्क्रीन पर। जिस तरीके से बाजार में मूड माहौल देखने को मिल रहा है, क्या एक्शन उन्होंने अपने पोर्टफोलियो के लिए लिया है, कौन से स्टॉक से उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग? देखिए RCF बाई साइड की ट्रेड थी उनकी, वहां से उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। ओशो जी बताइए आपकी पिक क्या होगी आज के लिए? वेरी गुड मॉर्निंग श्रेया जी एंड सभी पैनलिस्ट मेंबर को। ओवरऑल बाय का ही रिकमेंडेशन एंड मुझे लगता है अभी जिस काउंटर में ब्रेकआउट आया हुआ दिखाई दे रहा है वो है रैडिको खेतान का। रैडिको खेतान में अगर देखें तो काफी दिनों से कंसोलिडेशन कर रहा था 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज पे, एंड आज एक बाइंग ट्रैक्शन देखने को मिल रही है, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है। तो रैडिको पे बाय का रिकमेंडेशन है। करंट लेवल्स पे 2144 के आसपास चल रहा है। 2100 की स्टॉप लॉस लगाने की राय बनेगी, एंड हायर लेवल्स पे मुझे लगता है 2260 तक के टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। रैडिको खेतान बाई साइड की ट्रेड ओशो जी की तरफ से आते हुए अच्छा स्टॉक परफॉर्म कर रहा है, 1.5% से ज्यादा की तेजी। 2260 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 2100 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस इस पर्टिकुलर काउंटर में। लगे हाथ ओशो जी, दूसरे पे क्या हो गया आपके? कोरोमंडल इंटरनेशनल में एक बाई की रिकमेंडेशन है करंट लेवल्स पे। कल के दिन काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ एक बाइंग देखने को मिला था, एंड 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है काउंटर, तो मुझे लगता है इसमें कंटिन्यूड बाइंग देखने को मिल सकती है। सो कोरोमंडल पे करंट लेवल्स पे बाई की रिकमेंडेशन है। 1685 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, एंड अप्रोक्सीमेटली 1800 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। कोरोमंडल इंटरनेशनल, इसमें भी आज उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। लगभग 0.25% की तेजी के साथ ये कारोबार कर रहा है। बाई साइड की ट्रेड ओशो जी की दूसरी भी, और आपको टारगेट 1800 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 1685 का लगाकर चलना है। दूसरी पिक बताइए जतिन जी आपकी, बाई साइड ही होगी या सेल साइड? नहीं, बाई साइड के साथ ही जाना चाहेंगे। जो दूसरी जी पिक होगी वो पिडिलाइट इंडस्ट्रीज में होगी। तो पिडिलाइट इंडस्ट्रीज में हमने देखा है कि एक 5 ईयर डिक्लाइनिंग स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ है। हमें लगता है कि एक शार्प पुल बैक या तो एक काउंटर ट्रेंड रैली के लिए रेडी है काउंटर। तो पिडिलाइट में लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस आपको रखना होगा 2690 का, और ऊपर में हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2925 के। पिडिलाइट क्रूड प्राइसेस में नरमी की वजह से स्टॉक में भी आज तेजी देखने को मिल रही है। डे हाई के आसपास कारोबार करता हुआ बाई साइड की ट्रेड जतिन जी की तरफ से ये भी आती हुई, और 2925 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 2690 का लगाकर चलना है। अरुण जी चलिए आप बताइए आपकी दूसरी पिक क्या होगी, बाई साइड ही एक्सपेक्ट करें? देखिए कोइंसिडेंटली मेरी भी पिक रैडिको खेतान की जो ओशो ने दे दी है, तो मैं थोड़ा वेट करके दूंगा। 2 से 3 स्टॉक और है मेरे पास देने के लिए। अगर थोड़ा मोमेंटम आता है तो उन स्टॉक्स में से पिक करेंगे। मुझे लग रहा है थोड़ा वेट, आधे 1 घंटे वेट करके दूसरा स्टॉक भी इनिशिएट करें। ठीक है, थोड़ा सा वेट, थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं अरुण जी। इनका रैडिको खेतान चोरी कर लिया ओशो जी ने। खैर उनकी तरफ से थोड़ा सा इंतजार, चलिए इसी के साथ लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के उस पार बात करेंगे जेंसॉल के मैनेजमेंट से। ब्रेक के बाद स्वागत है, और आज कॉर्पोरेट स्कैन में हमारे साथ जेंसॉल इंजीनियरिंग के मैनेजमेंट बैठे हुए हैं, और अनमोल सिंह जग्गी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जग्गी साहब बहुत बहुत धन्यवाद CNBC आवाज़ के साथ बातचीत करने के लिए। अगर हम पिछले 2-2.5 महीने का शेयर परफॉर्मेंस देख ले तो 50-60% की गिरावट है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने आपकी रेटिंग डाउनग्रेड करके डिफ़ॉल्ट कर दी है। तो सबसे पहले हमको ये बताइए कि ये जो डिफ़ॉल्ट का मामला है, कितना डेट है आपके पास, किस वजह से ये डिफ़ॉल्ट हुआ है, और किस तरीके से आप ये इवेंट को अभी कंपनी के साथ देख रहे हैं? यतिन जी, पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे एक फोरम दिया है कि मैं सबके कंसर्न्स को एड्रेस कर सकूं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये शुरुआत, आपके क्वेश्चन का आंसर देने से पहले ये शुरुआत करना चाहूँगा कि मैं एक फ़ौजी अफसर का बेटा हूँ, और बहुत ही सीरियस बिजनेसमैन हूँ, और काफ़ी इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी से अपना बिजनेस चलाता हूँ। अब आपके सवाल पे आते हुए, जेंसॉल जो कंपनी है सर, ये हमेशा प्रॉफिटेबल रही है। मुझे ऐसे ध्यान नहीं आ रहा कि कभी भी ज़िंदगी में हमने नुकसान किया हो। मोर देन 9 महीने के में हमने 1000 से ऊपर करोड़ रेवेन्यू किया है। 250 करोड़ के ऊपर हमारा एबिटा है, और हमारी कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करते हुए हमारी वर्किंग कैपिटल साइकिल जो थी वो थोड़ी एक्सटेंड हो गई, और वो वर्किंग कैपिटल साइकिल एक्सटेंड होने के कारणवश हमारे कुछ डेट ऑब्लिगेशंस टाइम पे सर्विस नहीं हुए थे। पर पूरे साल में 9 महीने में अप्रैल से लेके दिसंबर तक हमने कुल 230 करोड़ रुपए से अपना डेट कम किया है। जनवरी में नहीं, फरवरी में कुछ हमारा डेट ऑब्लिगेशन जरूर लेट हुआ है,
बट पहले 9 महीने में हमने 230 करोड़ रुपए से हमारा डेट कम किया है। जो बात इकरा ने उठाई है डॉक्यूमेंट्स के फॉल्स होने की, उसके ऊपर में मैं आपको 100% अश्योर करना चाहता हूं कि ये ना मेरी तरफ से ना मेरी किसी टीम की तरफ से ये डॉक्यूमेंट कहीं फॉल्स गया है। इसके लिए हमने एक कमेटी ही अनाउंस करी जिसका पार्ट मैं नहीं हूं, और जो कमेटी इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करेगी कि ये फेक डॉक्यूमेंट क्या था, कहाँ से गया और क्यों गया। इसके ऊपर में हम ये जो कमेटी के जो भी रिकमेंडेशंस आएंगे या जो भी उनका रिप्लाई आएगा वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, और ये कमेटी जो है वो इंडिपेंडेंट होने वाली है। जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि मैं एक सीरियस बिजनेसमैन हूं और अपनी हाईएस्ट इंटीग्रिटी के साथ काम करता हूं, तो ये जो एलिगेशन हमारे ऊपर है मैं भी बहुत सरप्राइज्ड हूं और स्टार्टल्ड हूं कि ये हमारे ऊपर आई है। 17 साल से मैं काम कर रहा हूं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स के साथ काम किया है, बहुत सारे क्रेडिटर्स, लेंडर्स, डेटर्स सबके साथ मैंने काम किया है। हजारों करोड़ों का पिछले कई वर्षों में हमने हमारी काफी बाकी कंपनियों में, जेंसॉल में काम किया है। ये मेरे लिए भी बहुत सरप्राइजिंग है कि ये कहाँ से ये फॉल्स डॉक्यूमेंट गया है। तो मैं इसको बिल्कुल जो भी इंडिपेंडेंट कमेटी की रिसर्च। जगी साहब देखिए, मेरा समझना ये है, आप कंपनी चलाते हैं, आपने कहा कि बड़े प्रोजेक्ट्स आप एग्जीक्यूट कर रहे थे तब वर्किंग कैपिटल का एक चैलेंज आ गया। ऑब्वियसली आपको ये तो पता होगा कि बैंक्स को सही तरीके से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को सही तरीके से पेमेंट नहीं हो रहा है, पेमेंट में डिले हो रहा है, पेमेंट में डिफॉल्ट हो रहा है। तो अगर रेटिंग एजेंसी का एक एक्शन आता है और रेटिंग एजेंसी ये बताती है कि आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे वो फॉल्सिफाइड थे या सही नहीं थे, तो ऑब्वियसली आप भी तो अवेयर होंगे ना कि डिफॉल्ट हो रहा है, मैंने बैंक को पैसा चुकाया नहीं है, तो रेटिंग एजेंसी तो सवाल उठाएंगी। तो इंटरनली जब आप काम कर रहे हैं तो आपको तो ये बात पता होगी कि मैंने पैसे नहीं दिए या मेरी कंपनी ने डिफॉल्ट किया है। तो ये सवाल ही कहाँ आता है कि जो रेटिंग एजेंसी है वो गलत बात बता रही है? सर, तो पहली बात, हमने कोई डिफॉल्ट नहीं किया। डिफॉल्ट जो होता है वो होता है 90 डेज तक अगर कोई डेट सर्विस नहीं किया जाता तो वो डिफॉल्ट में जाता है। हमारा डिले था, और वो डिले जो था वो कुछ ही दिनों का था, और वो कुछ मैंने उसका रीज़न भी आपसे शेयर किया कि क्या है। रेटिंग एजेंसी ने जो हमसे डॉक्यूमेंट मांगे, जैसे हमसे डॉक्यूमेंट मांगे, हमने सारे डॉक्यूमेंट्स शेयर करे। मेरी रेटिंग एजेंसी ने जो फॉल्सिफाइड डॉक्यूमेंट था वो हमारे साथ शेयर भी कराए, और हम अभी ये पता भी करा रहे हैं कि ये रेटिंग एजेंसी के पास ये फॉल्सिफाइड डॉक्यूमेंट कहाँ से गया है। तो ये जो है हमने इसकी इंडिपेंडेंट कमेटी रखी है, जिसमें मैंने आपसे कहा कि मैं भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूँ और मैं उस कमेटी पे नहीं हूँ, कि हम इसको ठीक से जांच पड़ताल करके सही आंसर दे सकें सबको कि ये क्यों हुआ और कैसे हुआ। जगी जी, गुड मॉर्निंग। श्रेया बात कर रही हूँ मैं। इकरा ने सीरियस एलिगेशंस लगाए, आपने अभी खंडन कर दिया सारे एलिगेशंस को, लेकिन सर डेट की प्रॉब्लम तो है ना, उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे? जी मैम, जैसे मैंने आपसे कहा मैम कि एक टेम्पररी लिक्विडिटी मिसमैच था बड़े प्रोजेक्ट्स को लगाते हुए। अभी हम लोग को प्रमोटर के थ्रू इक्विटी इन्फ्यूजन करनी पड़ेगी, और ये कुछ समय तक, जब तक रेटिंग एजेंसी हमको वापस अपना अपग्रेड नहीं करते हैं, अगले 3 महीने तक हम लोग वॉच में रहेंगे, और अगले 3 महीने तक हमको हमारी सारी डेट सर्विस ऑब्लिगेशंस जो हैं वो टाइम पे पूरी करनी पड़ेंगी। अगर हम टाइम पे हमारी सारी ऑब्लिगेशंस पूरी करते हैं अगले 3 महीने तक, तो हम वापस रीअप्लाई करेंगे रेटिंग एजेंसीज के पास, और उनको हम लोग बताएंगे कि हमने हमारी सारी ऑब्लिगेशंस पूरे समय पे करी हैं और अब हमारा कोई ऑब्लिगेशन पेंडिंग नहीं है और आप हमें अपग्रेड करें। जब हम अपग्रेड होंगे तब हमको नए वर्किंग कैपिटल की लिमिट्स मिलेंगी और तब हम नया काम कर पाएंगे। तब तक 3 महीने के अंदर हमने 2 स्ट्रैटेजीज बनाई हैं। पहली हमारी स्ट्रैटेजी है कि हमने कुछ स्ट्रेटेजिक एसेट्स ऑलरेडी सेल पे कर दिए हैं, जिसके बारे में हम डिस्क्लोजर्स ऑलरेडी दे चुके हैं। एक हम लोग 350 करोड़ से अपना लोन कम कर रहे हैं, जो हमने एक अपनी 3000 इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेच के, उससे हमारी जो डेट ऑब्लिगेशन है वो 350 करोड़ से कम हो जाएगी और हमारी जो पेमेंट की ऑब्लिगेशन भी कम हो जाएगी। दूसरा, हमने एक सब्सिडरी कंपनी को सेल करा है, जो सब्सिडरी कंपनी को सेल करने का पार्शियल अमाउंट हमें अप्रैल के महीने में आएगा, और उसके बाद में 4 महीने बाद हमको बाकी पार्शियल अमाउंट आएगा। इन दोनों चीज़ों से प्लस प्रमोटर इक्विटी इन्फ्यूजन जो हम अनाउंस करेंगे, उससे हम इंश्योर करेंगे कि कंपनी में काफ़ी लिक्विडिटी हो कि हम हमारे सारे ऑब्लिगेशंस टाइम पे कर सकें और हम हमारे सारे प्रोजेक्ट्स टाइम पे खत्म कर सकें।
ठीक है, टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है जग्गी जी। मैं आपको एक ब्रीफली पूछूंगा, एक साथ दो सवाल। सबसे पहले के वारंट इशू 870 रुपए पे था, तो शायद वो कन्वर्ट नहीं होगा। प्रमोटर्स का हिस्सा प्लेज है, कुछ दिनों पहले आपने शेयर्स बेचे और अब आप कह रहे हैं प्रमोटर्स फिर से एक बार इन्फ्यूजन करेंगे। तो मुझे ये समझना है कि प्रमोटर्स कहाँ से पैसा लाएंगे, गिवन द फैक्ट दैट आप ऑलरेडी थोड़े बहुत शेयर्स मोनेटाइज कर चुके हैं और आपके प्रमोटर लेवल पे प्लेज भी थोड़ा ज़्यादा है। और दूसरा कि आप जो गाइडेंस इस साल का दिए थे 2000 करोड़ रेवेन्यूज़ का और 650 करोड़ एबिटा का, तो वो भी क्या आप मीट कर पाएंगे? तो मुझे बेसिकली ये समझना है कि कंपनी से अगर पैसा जनरेट होगा तो कैसे होगा, और प्रमोटर से पैसा जनरेट होगा तो कैसे होगा? जी, पहले मैं कंपनी पे आता हूँ सर। तो कंपनी में हमने ऑलरेडी पहले 9 महीने में लगभग 1050 करोड़ का काम किया है और 250 करोड़ एबिटा करी है। जो हमारी 2000 करोड़ की प्रोजेक्शन थी वो हम शायद नहीं हिट कर पाएंगे, बट हमारी एक उसमें सबसे इंपॉर्टेंट थी प्रॉफिटेबिलिटी की गाइडेंस। हमने 110 से 120 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी की गाइडेंस हमने करी थी। ऑलरेडी पिछले 9 महीने में हमने 68 करोड़ किया है और लास्ट क्वार्टर जो हमारी ईपीसी कंपनीज के लिए सबसे अच्छा क्वार्टर होता है, मेरी ये उम्मीद है कि हम हमारी प्रॉफिटेबिलिटी गाइडेंस को के बहुत पास आएंगे। और आप जानते हैं सर, बिजनेस में रेवेन्यू कुछ भी हो, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रॉफिटेबिलिटी। और प्रॉफिटेबिलिटी की जो हमारी गाइडेंस थी 110 से 120 करोड़ की, हम उसके काफ़ी करीब जाके लैंड करेंगे। तो मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि रेवेन्यू चाहे हमारा मिस हो गया हो थोड़े से, बट हमारी प्रॉफिटेबिलिटी की गाइडेंस ऑलमोस्ट क्लोज टू जो हमने बोला था उसके पास में लैंड करेगी। तो ये है कंपनी के ऊपर। और अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी कैश जनरेट कर रही है, प्रमोटर अब अपने दूसरा सवाल था कि क्या लिक्विडिटी आएगी कहाँ से, और हमने जो शेयर बेचे वो क्यों बेचे। जो हमने शेयर बेचे सर, वो मेरा एम था कि कुछ लिक्विडिटी लेके ये शेयर प्लेज जो है उसको हम लोग रिड्यूस कर सकें, बट अभी वैसा नहीं हो पाया है और शेयर प्लेज काफ़ी नीचे चला गया है। और आपको मैं बताना चाहूँगा और आपके सारे व्यूअर्स को भी कि मैं एक सीरियल एंटरप्रेन्योर हूँ। जेंसॉल मेरी एक कंपनी है, इसके अलावा मैं 3-4 अच्छे और बिजनेस चलाता हूँ, जिनके भी कुछ सालों में आईपीओ हम ज़रूर लेके आएंगे। मैंने दूसरी हमारी कंपनीज के को भी से भी हम मेरे को बहुत सारा कैश आता है और दूसरी सारी कंपनी से भी मेरे को डिविडेंड्स भी आते हैं। मेरे को बाकी अपनी ज़िंदगी में हमने जो एसेट्स बनाए हैं उससे भी हमको काफ़ी अर्निंग आती है। उससे हम लोग अभी जाके ये सब लिक्विडिटी जो है हम लोग इन्फ्यूज़ करने वाले जेंसॉल में। अगर एक बच्चे के अंदर, अगर हमारे जैसे मैं बिजनेसमैन हूँ, हमारी 5-6 कंपनियां हैं, अगर एक कंपनी में कोई तकलीफ है तो हमारा काम बनता है, हमारा फर्ज बनता है कि वो तकलीफ को हम पूरा कंप्लीट करें। जी बहुत शुक्रिया जग्गी जी, आपसे बहुत इच्छा थी कि और बात करूं, लेकिन समय इतना ही है। उम्मीद करती हूँ कि आप इस संकट की घड़ी से जल्दी बाहर निकल आएंगे। बहुत शुक्रिया सर CNBC आवाज़ को अपना वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया यतिन जी हमारे साथ भी जुड़े रहने के लिए और तमाम सवाल पूछने के लिए। चलिए इसी के साथ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए CNBC आवाज़। वेलकम बैक। चलिए अब शो को आखिरी सेगमेंट की तरफ मोड़ते हैं और फटाफट से लेके आते हैं मुनाफा का मीटर आपकी स्क्रीन पर। कौन से खिलाड़ी अभी आगे हैं फिलहाल इस गेम में, और अरुण कुमार जी अभी भी लीड कर रहे हैं। उनका पोर्टफोलियो लगभग 18% के करीब का पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। और जतिन जी ने जोरदार कमबैक किया है। इनका पोर्टफोलियो देखिए 12% से ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ। वही तीसरे पायदान पे ओशो जी भी मौजूद हैं, 5.5% से ज़्यादा का पोर्टफोलियो, 5.5% से इनफैक्ट ज़्यादा इनका रिटर्न आता हुआ पोर्टफोलियो से। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कोई भी अपडेट हमारे जानकारों की तरफ से वो हम मिड कैप मंत्रा में लेके आएंगे। आप तीनों का ही बहुत शुक्रिया। अब एक और ट्रेडिंग सेशन बाकी है इस हफ्ते का। देखने वाली बात होगी खिलाड़ी नंबर 1 का विजेता कौन बनता है। चलिए अब सीधे मुलाकात होगी कमाई का अड्डा में। बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ।